नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सत्यवचन के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। और सत्यवचन आज का क्या बताएं? ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए एक महिला के चीरहरण की कोशिश की गई। क्या बताएं कि एक विपक्षी पार्टी की एक महिला को नामांकन के दौरान नोचने की जुर्रत की गई। क्या बताएं सत्यवचन आज कि उस महिला की साथी प्रस्तावक की भी साड़ी तक खींच ली गई। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जीत की आखिर ये कौन सी, ये कैसी हवस जो सारी हदें पार करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रमुख का चुनाव होता है। बीडीसी का चुनाव जीते हुए लोग उसमें मतदान करते हैं। अच्छा, वोटिंग कल होनी, लेकिन उससे पहले नामांकन के दिन ही सूबे के कई जिलों में ऐसा हिंसा का तांडव मच गया कि पूछिए ही मत। क्या बताएं सत्यवचन। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो निष्पक्ष, पारदर्शी व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। ना तो कभी हिंसा का सहारा लिया है और न ही भविष्य में हिंसा का सहारा लेने की कोई हुआ है। लखीमपुर में एक बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने व्यवहार किया, अपमानित किया। महाभारत में चीरहरण हुआ था, वही तो पैटर्न बीजेपी के शासनकाल में है। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। कहीं गोली चली, कहीं गोले दगे, हंगामा हुआ, हिंसा हुई, तांडव की तस्वीर में चुनाव का चीरहरण कर दिया गया। तो फिर ऐसे में सवाल है कि कहाँ है इंसाफ की आवाजें, कहाँ है इंसाफ के तकाजे, कहाँ है नारी के रक्षक, कहाँ है उसकी अस्मिता के रखवाले, कहाँ है जिन्हें नाज है हिंद। और सत्य वचन तो यही है कि पहले ये एक बेटी है, एक माँ है, एक बहन है, फिर उसके बाद किसी पार्टी की नेता या प्रत्याशी। मगर जब चुनाव के नामांकन के दौरान उसकी आबरू पर हाथ डाल दिया जाए, जब उसकी अस्मिता को चुनावी हवस से नोचने की कोशिश कर दी जाए, तो वो क्या करे? मेरी किसी ने नहीं सुनी। इतना हम पर अत्याचार हुआ कि बच गए, मेरी फांसी भी लग जाती उस साड़ी से। सूबा उत्तर प्रदेश, जिला लखीमपुर खीरी, ब्लॉक पसगवां में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रितु सिंह नामांकन करने पहुंची थी, मगर यहां पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद इज्जत बचाने की नौबत आ गई। कोई एक बार देख करके कह नहीं सकता कि पुलिस के घेरे में फंसी जमीन पर पड़ी वो महिला चुनाव लड़ने वाली है। कोई कह नहीं सकता कि ये महिला नेता है, ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी है, बल्कि लगता तो ऐसा है कि जैसे राक्षसों से अपना शरीर बचाती कोई अबला है। बहुत देर तक, 1 घंटा तक हम पंगा लेते रहे, अपना बैग नहीं दिया, पर्चा नहीं छीनने दिया, अंदर पहुंच गए। वहाँ रेखा वर्मा के गुंडों ने खूब 200-250 लोग थे उनके, उन्होंने खूब छीना झपटी की हमसे। उसी बीच मेरी साड़ी खुल गई, ब्लाउज मेरा फट गया और मेरा पर्स छीन लिया। उसमें मेरे जेवर थे और रुपए थे। पुलिस के सामने ये सब होता रहा, पुलिस कुछ नहीं बोली? सब कुछ होता रहा, पुलिस ठाड़े ठाड़े देखती रही। इतना अत्याचार हुआ कि मेरी साड़ी फाड़ी सब खुल गई, पर पुलिस ने ये भी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, इस महिला पे अत्याचार। साड़ी खिंच गई थी, वो चुनावी दरिंदों के बीच घिर गई थी और पुलिस सब कुछ देख रही थी। और तब सितारधारियों के कांधे के सितारे सुन्न हो गए थे, बूटों की धमक शांत हो गई थी, शायद हाथ भी कांप रहे होंगे, तभी तो लाठियां तक चला ना सके। रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने मेरी पकड़ ली साड़ी, हमको बाहर फेंक दिया। और आरोप यही लगा कि बीजेपी सांसद रेखा सिंह के समर्थकों ने ही इन महिलाओं से बदसलूकी की, साड़ियां खींची। लखीमपुर में न सिर्फ सपा प्रत्याशी रितु सिंह की इज्जत को तार तार किया गया, बल्कि उनका नामांकन भी ना हो पाए इसका पूरा खाका खींच लिया गया। उनका पर्चा फाड़ दिया गया छीन कर, और उनकी प्रस्तावक अनीता यादव की भी साड़ी सरेराह खींच दी। मतलब आप किस चीज का पर्चा दाखिल करने जा रही हैं? प्रमुखी का। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ घटना? मेरे साथ हुआ, हम लोग अंदर जा रहे थे रोड गेट से, तो लोग अंदर घुसने नहीं देते थे। हम लोग चल रहे थे बराबर, उन रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने मेरी पकड़ ली साड़ी, हमको बाहर फेंक दिया। क्यों कर रहे थे सर? उनके घर से कोई चुनाव लड़ रहा था रेखा वर्मा? रेखा वर्मा स्वयं, रेखा वर्मा, हाँ सांसद, प्रमुखी लड़ रही जी।
तो फिर क्या हुआ, आपकी शिकायत पुलिस थी वहाँ पर जहाँ आपके साथ में ये बदता हो? बहुत सारी पुलिस, कोई नहीं सुना मेरी। मैं आवाज़ देती रही, कोई मेरे पास आया नहीं। वो आए तो मेरे क्रांति भैया हैं साथ में, वो ना होते तो पता नहीं। और इतना बोलते बोलते गला रुंध गया। शायद वो मंजर आंखों के सामने फिर तैर गए होंगे। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अनीता अपनी नेता ऋतु का नामांकन नहीं करा पाई और अपना दुखड़ा जाकर अपने अध्यक्ष से बता आई। लखीमपुर में एक बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने व्यवहार किया, अपमानित किया। कन्नौज में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एबीपी के चैनल के पत्रकार को अपमानित किया, पीटा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कई बार रहे स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अपमानित करने का काम किया है। ये जो अपमान हो रहा है और जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। विपक्षी के नाते अखिलेश यादव ने सीधे सीएम योगी को निशाने पर लिया, लेकिन सीएम योगी ने बिना वक्त गंवाए समझ लिया था कि मामला बड़ा है। और फिर यहाँ ये नहीं देखा गया कि महिलाओं से बदसलूकी करने वाले किस पार्टी के थे। सुबह टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने कार्रवाई के आदेश दे दिए। लखीमपुर कांड में सीओ अभय प्रताप और इंस्पेक्टर आदर्श कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदार यश वर्मा और ब्रिश सिंह दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए, यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, माहौल गर्म होता जा रहा है और अब खबर यह है कि सीएम योगी 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति लाने वाले हैं। जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे लेकर गाहे बगाहे कानून की मांग तो होती रही है और अब चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी का यह कदम हवा के रुख को मोड़ने की ताकत रखता है। सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सके, इस पर वो चिंतनशील रही है। जो योगी सरकार नीति लेकर के आ रही है वो कारगर होगी। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। हमारा कानून सीधा सीधा ये होगा कि जो व्यक्ति जनसंख्या नीति को अपनाएगा उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। तो जनसंख्या का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से वापस आ गया और इस बार तो पूरी तैयारी के साथ वापस आया है और उसे ले आए हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। क्योंकि इस बार जनसंख्या की बात सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि नीति के जरिए वापस आ रही है। योगी सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति घोषित करने जा रही है। 2021 से 30 तक 10 सालों के लिए जनसंख्या नीति प्रस्तावित है। यूपी में नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। राज्य विधि आयोग ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट को वेबसाइट में डालकर लोगों से 19 जुलाई से पहले सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद विधि आयोग की तरफ से इस ड्राफ्ट को सरकार को सौंप दिया जाएगा। और उस जनसंख्या नीति में यकीनन गर्भ निरोधक उपाय भी होंगे, सुरक्षित गर्भपात का तरीका भी होगा और हर बार की तरह जाहिर है हिंदू और मुसलमान भी होंगे। चुनाव के ठीक पहले रुझान तो कुछ ऐसा ही कहता है। इस तरीके से बार बार कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, कभी लव जिहाद पर कानून और कभी दूसरे कानून की बात की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इससे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी और हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी कोई ज़्यादा बेहतर फायदा होने वाला नहीं है। अभी जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट विधानसभा में आया नहीं था, लेकिन दबे स्वर में ही सही मुस्लिम तबके की तरफ से विरोध होने लगा। लेकिन यूपी सरकार ने तो साफ कर दिया है कि वो बड़ा कदम उठाने की दिशा में बढ़ चुकी है। तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके,
इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो, और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वही वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सके इस पर वो चिंतनशील रही है। भविष्य में भी हम कौन से उपाय हो सकते हैं उन पर हम विचार करते रहे हैं, और ये हमारी जो कार्रवाई है वो गतिमान रहती है। यानी साफ है कि जल्द ही यूपी विधानसभा के पटल पर जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट होगा। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दी जा चुकी है। सीएम योगी ने पूरा प्रेजेंटेशन देखा और नीति का ड्राफ्ट भी सीएम के सामने रखा जा चुका है। तो हमने अपना जो प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है जनता से आपत्ति या सुझाव के लिए, और 19 जुलाई तक हम लोगों ने सुझाव मांगे हैं। नहीं, देखिए, ये अचानक इसको नहीं कह सकते। मैं आपको बता दूं कि 35 बार लोकसभा में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भिन्न भिन्न पार्टियों द्वारा बिल प्रस्तुत किए जा चुके हैं, परंतु वो बिल कभी भी पारित नहीं हुए। मैं तो यही कहूँगा कि पहले की सरकारों ने इस विषय पर कानून बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई, जबकि अगर कानून बन गया होता तो आज जो हमारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लग सकता। मतलब ये कि तैयारी पूरी हो चली है, और ड्राफ्ट बनाने वाले राज्य विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल की माने तो एक बच्चे पर नसबंदी कराने वाले बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए जैसी सुविधाएं। लेकिन नई जनसंख्या नीति के वक्त के तकाजे पर क्योरियां सियासत ही तन गई है, और विपक्षी कह तो यही रहे हैं कि जरूरी मुद्दे से अब भटकाया जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का सत्य वचन ये कि जनसंख्या नीति का असर यूपी चुनाव में तो यकीनन देखने को मिलेगा। सीएम योगी की जनसंख्या नीति पूरी तरह तैयार है, और उधर तलाक के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को जरूरी बताया। संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करेगा, केवल एक आशा नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अपने फैसले में भी इस बात का जिक्र किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसला कानून मंत्रालय के पास भेजने की बात भी की थी। लेकिन 30 साल से ज्यादा का वक्त बीतने को है और वो मसला टस से मस नहीं हुआ, और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कहा तो याचिका लगाने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने इसे अति आवश्यक बता दिया। इस देश में वास्तव में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत है, अर्थात एक देश एक नागरिक संहिता। जब हम कहते हैं आर्टिकल 14 में किसी से भेदभाव नहीं होगा, सब समान है, आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 में कहते हैं सबको समान अवसर मिलेगा, तो उसके बावजूद मजहब के आधार पर हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई के लिए अलग अलग कानून चलाना, मुझे लगता है ये संविधान का अपमान है, ये संविधान निर्माताओं का अपमान है। अब समय आ गया है हम दुनिया से सीखें। अश्विनी उपाध्याय इसे देश के लिए फायदेमंद बताते हैं, लेकिन जब ये मुद्दा आता है तो ये मुद्दा हिंदू मुसलमान से जुड़ जाता है। वजह ये होती है कि उधर से इसका विरोध होता है, इधर से प्रतिरोध होता है, और ऐसा ही कुछ पिछले कई दिनों से हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू भी कर रहे हैं। जनसंख्या कानून पर लगातार भड़काऊ भाषण देते हैं। पैदा होगा ना औरंगजेब पावर, हिमायू पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ का जो नेता बनता ओवैसी नाम का कुत्ता, वो हमको आंख दिखाता है। हम सरकार नहीं बनने देंगे। अबे अपना घर तो ठीक है, सीए का विरोध करते हो। अगर हम सारे के सारे बैठ गए हाईवे के ऊपर तो क्या होगा? कानून 2 मिनट के अंदर बनेगा। हम दो हमारे दो। जनसंख्या कानून की बात करते हुए बीजेपी नेता अम्मू ओवैसी का जिक्र करते हैं, और ओवैसी यूपी चुनाव के मैदान में है। जाहिर है जैसे ही जनसंख्या नीति आएगी तो पारा इधर जरूर बढ़ जाएगा, चुनाव गर्म हो जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।